बेगम, तो आज दोपहर तुम घर पर ही होगी? क्यों? मैंने क्यों जाना है? वो तुमने कहा नहीं था आज दोपहर का खाना तुम रुखसाना के वहाँ खा रही हो? हाँ, कहा था अब नहीं जा रही। उसके बेटे को बुखार हो गया है। आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, वो आज दोपहर मेरे एक मेहमान आ रहे थे, मैंने सोचा तुम डिस्टर्ब ना हो। मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी? ड्राइंग रूम में बैठ जाइएगा, मैं खाना वहीं भिजवा दूंगी। चलो ये ठीक रहेगा। साहब जी, वो मिर्जा साहब का मुलाजिम आया है, वो कहकर गया कि वो 4 बजे नहीं 2 बजे आएगा। ये मेहमान आ रहे थे आपके? मैं तुम्हें बताने ही वाला था। जो अंजल को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं भी कहूँ, जिंदगी में पहली दफा ये फिक्र कैसे सताने लगी कि मैं डिस्टर्ब होंगी। देखो तुम बेवजह ही गुस्सा कर रही हो। और फिर झूठ इस सफाई से बोलते हैं कि बस झूठ? मैंने कभी तुमसे झूठ कहा? भाई मैंने कहा था एक मेहमान आ रहे जो सच है। अब मेहमान का नाम नहीं बताया तो तुम उसे झूठ कहोगी? मैं कुछ नहीं जानती, क्यों आ रहे हो इधर? भाई मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम रुखसाना ये शकीला से क्यों मिलती हो? भाई तुम अपनी सहेलियों से मिल सकती हो, तुम्हें अपने बचपन के दोस्त से क्यों नहीं? तुम मेरी सहेलियों का मवाजना उस मुए कबूतरबाज से करोगे? फिर वही फिक्रा रोशन आ रहा। बेगम, क्या तुमने कभी ये नहीं सुना कि जिस घर में कबूतर हो वहाँ शैतान पर नहीं फड़फड़ाता? मैंने कभी नहीं सुना। घिन आती है मुझे कबूतरों से। बेकार लोगों का शौक। पता नहीं आप क्यों उनकी इतनी तरफदारी करते रहते हैं। अरे मेरी ये मजाल, मैं तो कभी भूले से आसमान की तरफ नजर उठाकर किसी चील, कौवे या शिकरे को भी नहीं देखता कि कहीं कहीं तुम ये ना समझो कि मैं भी कबूतरबाज बनने लगा हूं। इधर-उधर की बातें मत कीजिए। क्यों आ रहे हो? वैसे ही बहुत दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी हमारी। भाई मुझे तो आज तक तुम्हारी उनसे नफरत की वजह बन लेनी पड़ी है। अच्छे खासे भले आदमी, जानता हूँ मैं जंगलात में एक अदना सी नौकरी है, लेकिन चेहरा इतना नौरानी की पहली नजर में इमाम मस्जिद मालूम होती। जुआ वो नहीं खेलते, घड़ी डंडे का उनको शौक नहीं और जेब में चलते कभी वो नहीं पकड़े गए। जानती हो हर जुम्मे के दिन मस्जिद में लंगर बांटते हैं और फिर उसी मस्जिद के सहन में बैठकर घंटों हरीफों के दुख दर्द सुनते हैं। कितनी मर्तबा उन्होंने मुझसे कहा है, जब इन हरीफों के दुखड़े सुनता हूँ तो अपनी ऐश इशरत की जिंदगी बेकार लगने लगती। जी चाहता है अपनी तमाम दौलत इन हरीफों में बांट कर साधु का सब वजूद अपना लूं। अरे हीरा है हीरा, जिंदगी औरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। अब अगर उन्होंने अपना दिल बहलाने के लिए चंद कबूतरों को पनाह दे रखी है तो क्या बुरा किया है कि तुम्हारे मुंह से उनके लिए मुए कबूतरबाज के अलावा कोई जिक्र ही नहीं निकलता? जी जी, आप कहेंगे अभी वो इंसान ही बल्कि फरिश्ता है। देखिए जी, बात ये है कि अगर सिर्फ मिर्जा को बर्दाश्त करना होता ना तो मंजूर था। यहाँ एक बुला और टोला आ जाता है, सारे एक से बढ़कर एक आवारा कर। अब अगर उस मुए लाला, क्या नाम है, लाला शंकर, अभी तक उसकी शादी की हुई है, 45 साल का होगा, क्या सारी जिंदगी बैचलर ऐसे मजे उड़ाने के इरादे हैं उसके? वाह रोशन आना बेगम वाह, ऐसी बातें करते तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? जानती हो मेरे तमाम दोस्तों में लाला जी सबसे लायक है, हर इम्तिहान में अव्वल आते थे। कॉलेज लाइफ में कोई ऐसा मेडल नहीं जो उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया। और फिर जब फाइनल ईयर में पास हुए थे तो खुद वाइस चांसलर उनके घर मुबारकबाद देने गए थे। और फिर कहाँ से वजीफा मिला था उन्हें? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है कभी? मगर उनकी रगों में हुब्बत बदरी इतनी दहशत से गर्दिश करती थी कि उन्होंने अंग्रेज सरकार के तमाम वजीफे तक कर दिए और कहने लगे अगर आला तालीम हासिल करूंगा तो अपने वतन में। और फिर यही किया उन्होंने। भाई जिस कॉलेज में हम पढ़ा करते थे, लाला जी अब वहाँ प्रोफेसर है और कॉलेज की लाइब्रेरी में उनकी एक फोटो भी लगी जिसे आते जाते फर्स्ट ईयर के तलबा सलाम करते थे। भाई उनके दफ्तर के बाहर तो तलबा इस उम्मीद से खड़े रहते कि शायद प्रोफेसर शंकर के ज्ञान के सागर से एक बूंद अनायत हो। बैचलर लाइफ, अरे शादी ब्याह के बारे में सोचने का वक्त कहाँ है उनके पास? ठीक है, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है वो अपनी साथी जिंदगी में क्या करते हैं, ठीक है? मेरा पारा तब चढ़ता है जब आप उनकी फजूल आदत अपनाने लगते हैं। अरे मेरी क्या मजाल, वैसे एक बात तो बताओ,
उनके मुंह से उनकी तनकीद कर रही है। कभी अपने गरीबान में झांक कर देखा है? भाई महल्ले में कोई बदमाश जुए में कैद हो जाए, तुम फौरन उसकी माँ के पास मातम परसी करने चली जाती हो। गली डंडे में किसी की आंख टूट जाए तो मरहम पट्टी करती रहती हो, और कोई जेब कतरा पकड़ा जाए तो घंटों आंसू बहाती रहती हो। भाई ऐसी भी क्या पामी है मेरे दोस्तों? देखती नहीं पूरी दुनिया कितनी इज्जत करती है उनकी। लगता है दुनिया की तमाम आदतों फसाइल से वाकिफ नहीं है। उन सब की हरकतें एक शरीफ आदमी के लिए बाइस जिल्लत होती हैं। बस कर दो रोशन आरा बेगम, बस कर दो। तुम्हारी वजह से उन्हें घर बुलाने से भी कतराता हूँ। जब भी कोई घर आने की ख्वाहिश जाहिर करता है तो कोई ना कोई बहाना करना पड़ता है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी और दिन आ जाइएगा। या फिर आज दीमक मारने के लिए छिड़काव हुआ है, पूरे घर में बदबू फैल गई है, आप किसी और दिन आ जाइएगा। बस बस, मैं ना ये बहस 1000 बार कर चुकी हूँ। अब मेरा पारा चढ़ा, इससे पहले खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। कह देता हूँ मिर्जा से कि वो आज ना आए। जी नहीं, जिससे मिलने मिलिए। अमजद को कह देना चाय पीनी हो, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। मिर्जा साहब तशरीफ लाए हैं। ऐसा भूल मरवाएगा क्या? मिर्जा साहब तशरीफ लाए हैं। आपको पहली बार ही नहीं सुन लिया था। उन्हें अंदर लिया और चाय और बिस्किट का इंतजाम कर। जी बेहतर। और फिर कुछ वक्त न देना आज दोपहर की तरह जंगल साहब के सामने। जी ठीक है मिर्जा साहब। आदाब। आदाब। क्या हुआ भाई, इतनी रोनी सूरत क्यों बना रखी है आपने? खैर बाशुद। खैर बाशुद, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता इस वक्त मिर्जा। मैंने क्या किया है? नहीं क्या किया? जानती हो तुम्हारी वजह से मेरे घर के अमन में किस कदर खलल-अंदाजी हो रही है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। अभी तीसरी जंग अजीम हुई है, इसी से हमने 2 घंटे पहले। जनरल साहब ने फिर कोई बात कर दी होगी। बस मेरे मुंह से निकल गया कि आप आ रहे हैं। फिर क्या हो गया आपकी शाम में कसीदा शुरू। लगता है हल्दी की थी तुमसे दोस्ती करके मिलना। अरे भाई गुस्सा थूक दो, हमने कल कबूतर खरीदे हैं। अमरीकी कबूतर। शुक्रिया। बड़े अरसे से तलाश कर रहे थे, आखिरकार इचरे में आ गए कबूतर वाले के पास कहीं से। वही अमरीकी कबूतर से ज्यादा शानदार परिंदा हमने तो नहीं देखा, मगर कमबख्त ने बहुत महंगे दिए हैं। कबूतर की कीमत का दारोमदार तो कबूतर की नस्ल पर होता है। अब अगर तुम सड़क पर चलते हुए किसी कबूतर वाले से कबूतर खरीदोगे तो तुम्हें वही कबूतर देगा जो उसने लाहौर के किसी पार्क से पकड़े होंगे। और कबूतर जो है उनका सिर्फ खरीदना ही काफी नहीं होता, उनके लिए तरह तरह की निजाम का। मिर्जा तुम तो शुगरी हो जाते हो। तुम्हारा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। मैं थक गया हूँ मिर्जा। तुम जानते नहीं मेरे दोस्तों की वजह से मेरी जिंदगी कितनी तल्ख हो गई। शायद फितरत ने मेरी तबीयत में कबूलियत और सलाहियत कूट कर भर दी है। तभी हमारी बेगम को हमें हर वक्त हमारे किसी न किसी दोस्त की आदतें कबीहा की झलक नजर आ रही है। यहाँ तक कि हमारी जाती शख्सी सीरत बिल्कुल ही नापैद हो चुकी है। शादी से पहले हम कभी 10, कभी 11 बजे उठा करते थे। अब कितने बजे उठते? इस बात का अंदाजा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिनके यहाँ नाश्ता सुबह जबरदस्ती के 7 बजे करा दिया जाता है। और कभी हम बशरी कमजोरी के तकाजे के तहत सुबह बोलों की तरह तड़के उठने में जरा सी कोताही करे तो फौरन ही कह दिया जाता है कि उसने खट्टू नसीब की सोबत का नतीजा है। एक दिन हम सुबह नहा रहे थे। सर्दी का मौसम, हाथ पांव काम रहे थे, साबुन सर पर मलते थे, नाक में घुसता था। इतने में न जाने किस पुरस्कार जज्बे के मातहत हमने गाना शुरू किया। गोरी छल पर है यारी। इसको हमारी इंतहाई बदमजाकी समझा गया और इस बदमजाकी का असर मंबा हमारे दोस्त पंडित जी को ठहराया गया। मैं जानता था कि भाभी जान मिजाज की सख्त हैं, लेकिन ये मालूम न था
कि इतनी नफरत रखती है वो आपके दोस्तों से? मैं क्या बताऊं आपको, कभी कभी तो मुझे लगता है अगर मैंने अपने तमाम दोस्तों को तर्क न कर दिया तो मेरी तलाक हो जाएगी। मियां, ऐसी अफसरदा बातें करने का कोई फायदा है? मसले का हल निकालना चाहिए। शादी से पहले भी तुम्हारी जिंदगी थी, रिश्ते थे, दोस्तियां थी। शादी का मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम शादी से पहले की जिंदगी और उनसे मुंसलिक रिश्तों को अलविदा कह दो। भाभी जान की ये तवक्को बेहद नाजायज है। बिल्कुल, और सबसे मजाक का खेल बात तो ये है कि मैडम की अपनी सोशल लाइफ में कोई खास तब्दीलियां नहीं आई। भाई उसी तरह किटी पार्टियां चलती हैं, कहीं चाय की दावतें होती हैं, कभी किसी सहेली के साथ पिक्चर देखने चल पड़ती है, तो कभी कोई चुड़ैल हमारे घर विराजमान हो जाती है। और जब ये सहेलियां घर से रुखसत होने लगती हैं तो अमूमन हमें ये झट सुनने को मिलती है, भाई कितनी अच्छी सहेली थी मेरी, कॉन्वेंट में साथ पढ़ा करते थे, आपने तो सलाम करना भी गवारा न समझा। अरे पागल हो रहा हूं मैं। मैं फिर कहता हूं, इस मसले का कोई हल होगा। तुम अगर थोड़ी अकल इस्तेमाल करो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। भाई अगर दोस्तों से मिलना हो तो घर में ढंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? भाभी जान से कह दो कि मैं इन दोस्तों से नहीं मिलूंगी, और अगर मिलना हो तो कोई बहाना कर दो। हमारे पास मुलाकात की जगह कम है क्या? मेरी तरफ जमा हो सकती हो, पंडित जी के घर महफिल जम सकती है, और लग तो है। कहते हो साहब जी जनरल साहब तशरीफ ला रही है। मेरा मतलब है बेगम साहिबा तशरीफ ला रही है। बस इधर लग गई होगी कि आप आए हुए, सोच रही होगी कि कहीं मैं चैन के 4 पल न बिता रहा हूँ। अब आपको यहाँ से जाना चाहिए बेटा। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी बात पे गौर करें। मेहमान आए थे आपके? हाँ आए तो थे, लेकिन घर भेज दिया उन्हें मैंने। क्या कहा? घर भेज दिया उन्हें मैंने। ये चमत्कार कैसे हुआ? सच कहूँ पहली दफा आंखें खुली हुई, भाई बिल्कुल ठीक कहती थी। तो भाई कबूतरों के अलावा कोई बात नहीं करता। कितने दिनों बाद मिले थे वहां, लेकिन साहब ने चीन से लेके अमेरिका तक के तमाम कबूतरों को गिनवाना शुरू कर दिया। फिर दाने की महंगाई के मुताबिक गुलफशानी करने लगे, फिर महज महंगाई पर तकरीर करने लगे। जब पिंजरों के पेट पर आए तो रोक दिया मैंने उन्हें। एहसास हुआ मिर्जा और मेरी गुफ्तगू हमेशा या तो कबूतरों से शुरू होती है या कबूतरों पे खत्म। मैंने तो साफ कह दिया कि अरे बात का खत्म करने तो बेटा। मैंने मिर्जा से साफ कह दिया, मिर्जा आज के बाद हमारा मिलना मुनासिब नहीं। हमें समझ आ गई है कि आप जिंदगी से कुछ और चाहते हैं और मैं कुछ और। फिर? यही अच्छा होगा कि आप जाकर अपने कबूतरों से बातें कीजिए। फिर क्या? वो कहने लगे तुम्हारी बेगम को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मुझ जैसे सफेद पोश शख्स की तौहीन करे। अच्छा? हाँ जी, बस वो अगर मुझसे उम्र में बड़ा ना होता तो एक तमाचा दे मारता। भाई सोच भी कैसे लिया उसने कि मैं अपनी बेगम के खिलाफ एक लफ्ज भी सुन सकता हूँ। मैं अपने उसे को पी दिया और उसे घर से निकल जाने को कहा। मैं बता नहीं सकती, मुझे ये सुन के कितनी खुशी हुई है। अच्छा किया आपने, लाना भेजिए तुम्हें कबूतर बाद में। शुक्र है आपको एहसास हुआ कि दोस्त कितने बचकाना है। आप जिंदगी में इतना आगे निकल गए और वो हरकतों से लगता है अभी तक कॉलेज के दिन ही खत्म नहीं हुए। शायद तुम ठीक ही कहती हो। अब मेरी उनके साथ खुलने मिलने की उम्र नहीं है। बेगम साहिबा, ये आपके नाम का तार है। या खुदा, भाईजान ने तार भेजा है,
भाई कभी भी तार ना खींचते तो मैं शाम 4 बजे की गाड़ी से चली जाऊं। बिल्कुल, देखो वो तुम्हारे अब्बा जी हैं, अब के तभी आना जब उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाए। मैं अमजद को कहकर ताला मंगवा देता हूँ। अमजद, अमजद, बेगम साहिबा ने स्टेशन जाना है, 4 बजे की गाड़ी है, जल्दी से जाओ और ताला ले आओ। अमजद, लेकिन आप पीछे से क्या करेंगे? मैं कुछ कर लूंगा। तुम्हारे अब्बा हैं और मैं तो तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हूँ। दिन अकेला रहना क्या मुश्किल। अमजद, कभी-कभी भूल जाती हूँ, आप इतने अजीम हैं। देखो बेगम शर्मिंदा ना करो, चलो तैयारी कर लो, टांगा आते ही होगा। टांगे वाला बाहर खड़ा है। उसे कहो इंतजार करे। जी बेहतर। बेगम साहिबा के साथ स्टेशन तक जाना और इस बात की तसल्ली करके आना कि गाड़ी वाकई स्टेशन से रवाना हो गई है। अब वापसी पे 1-2 काम करने हैं तुम्हें। सबसे पहले तो हिजाम के पास जाना और उसे कहना कि कल 11 बजे ही आए। दोस्त की तरह 6 बजे ना आ जाए। ठीक हो गया। और अगर 6 बजे से पहले बारिश हो जाए तो धक्के देके बाहर निकाल देना। बहुत बेहतर। उसके बाद मिर्जा साहब के दफ्तर जाना और उन्हें कहना जनरल साहब लॉन्ग कोर्स पे जा चुके हैं। कम हफ्ता वही रहेंगे। बाकी सबसे मशवरा करके महफिल मुनक्किद की जाए हमारी तरफ। सुन लिया? बेहतर। अरे तेरी भी कोई ट्रेन छुट्टी जा रही है क्या? पूरी बात तो सुन ले। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, खाना वक्त पर खाना, खत लिखते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत तुम भी। और धुली हुई जुलाते और रुमाल अलमारी के ना निचले खाने में रखती हैं। हाँ मैं देख लूंगा। तुम्हें अब निकलना चाहिए कि गाड़ी गाड़ी छूट ना जाए। टांगे वाला इंतजार कर रहा है। ख्याल रखिएगा अपना, बहुत परेशान मत होइएगा। देखो कहीं स्टेशन से गाड़ी छूट ना जाए। हजूर, हजूर दरवाजा खोलिए, हजाम आया है। हजूर, हमें तेरी मत मारी गई है। इतने जल्दी क्यों जगा रहा है? हजूर 11:30 बज गए हैं, हजाम तो आधे घंटे पहले से आ बैठा है। अच्छा, उसे क्या इंतजार करे? बेहतर हजूर। यार आज हमारा शेफ बनवाने का दिल नहीं कर रहा। उसे आज के पैसे दे और माजरत करके वापस भेज दे। जी मैं कहता कल रात भी 2 बजे गए थे दोस्त हमारे। जी ठीक से नींद नसीब नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा सुन, हम जरा स्नान फरमाने जा रहे, बाजार से जाके पिस्ते खरीद ला। भाई ताश में पिस्तों के बगैर क्या दूध। जी ठीक हो। एक मिनट। जी हजूर। कल रात नसीम साहब अपना सिगरेट केस भूल गए थे। शायद ताश खेलते खेलते मेज के नीचे गिर गया था, वो भी ढूंढ देना। जी बेहतर। ठीक है। और और मौसम खासा खुशगवार है, मेज यहीं लगा देना। आज अब ताश यहीं बरामदे में खेलेंगे। ठीक हो गया, मैं सब कर देता। तशरीफ रखिए। साहब जरा स्नान फरमा रहे हैं। अच्छा कुछ ही देर में आते
आते हो, आप तशरीफ रखो। लाला जी आप चाय तो नहीं पियेंगे ना? नहीं, बस एक गिलास पानी ले आओ आज में। और सुनो, आज का ताजा अखबार भी ले आना। और तुम्हारे साहब के आने तक दुनिया का हाल ही मालूम कर लिया जी जाए। बेहतर। ये अखबार रहा और पानी आ नहीं रहा। अरे लाला नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो मियाँ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज आप इतना जल्दी, खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो आज यूनिवर्सिटी से जल्दी छुट्टी हो गई ना, वाइस चांसलर साहब की सालगिरह है, तो उन्होंने सब प्रोफेसर को आधी छुट्टी दे दी। मैंने सोचा यही चला आऊं, तुमसे गुफ्तो शदीद में शाम तक वक्त भी कट जाएगा। अच्छा किया तुमने। हाँ। सच कहूँ तो मैं भी उठा गया हूँ घर में अकेला रह के। शादी के बाद तो जैसे आदत ही नहीं रही। शुक्र है मैं इस अजाब से बचा हूँ। वैसे कब वापस आ रहे हैं जर्नैल साहब? हफ्ता भर तो हो गया उनको रुखसत हुए। नहीं नहीं लाला, अजाब नहीं कहूँगा। जानता हूँ तबीयत की सख्त है, लेकिन मालूम है अभी हम जब नहा कर निकले तो कपड़े बिस्तर पर बिछाए, अलमारी से रुमाल निकाला तो न जाने क्या ख्याल दिल में आया कि वहीं कुर्सी पर बैठ गए और सौदाइयों की तरह उस रुमाल को देखते हुए ऊपर देखा तो अलमारी के एक और खाने से एक लाल रंग का रेशमी दुपट्टा नजर आया। उठकर बाहर निकाला, हल्की हल्की इत्र की खुशबू आ रही, हमारा दिल भर आया। यकीन कीजिए लाला, रोशन आरा के बगैर घर सूना मालूम होता है। हमने दुपट्टे की खुशबू सूंघी और हमारी आंखों में आंसू भर आए। भास्कर यार, ये ड्रामा किसी और के सामने करना। नहीं नहीं लाला, ये ड्रामा नहीं है। मुझे अपनी कैफियत पे हैरानी हो रही है। गोया रोशन आरा को जाना था, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मेरी जिंदगी में उसका कितना अहम मकाम। मैं तार घर जा रहा हूँ, फौरन तार लिख दूंगा कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। जितना जल्दी हो सके वापस आ जाओ। अब पागल हो गए हो तुम? ऊपर वाले ने पता नहीं किस नेकी की बदौलत तुम पर इस आजादी की इनायत की है। अगर अहमद कहीं के शादीशुदा मर्दों को अमूमन ऐश करने का इतना सुनहरी मौका नहीं मिलता। खुशकिस्मत हो तुम। शायद तुम ठीक ही कहते हो। मैं जाकर चाय का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ करो। और हमारे गुमान में ही नहीं था कि उन्हें कभी हमारी कोई बात समझ आएगी। क्या नाम था उनका? प्रोफेसर हीथक्लिफ फ्रॉम स्कॉटलैंड। बेचारे, हम सब यही सोचते थे कि इसको हम जिल्लत क्यों बर्दाश्त करते हैं, तो वापस क्यों नहीं चले गए? अरे वापस चले जाते तो हमारे सर पर अजाब बनकर सवार कैसे होते। कॉलेज के दोनों साल शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, कोई अंग्रेजी लिटरेचर में दोनों के अलावा कोई मुसन्निफ ही नहीं था। मगर मजाल है कि एक भी लेक्चर सही से समझ आया हो। अच्छा ठीक, बस इंग्लिश क्लास को जरा दिलचस्प बनाने के लिए हम उर्दू में बात करते थे ताकि प्रोफेसर हीथक्लिफ को कुछ समझ ना आए। अरे बातें क्या करते थे, प्रोफेसर साहब का मजाक उड़ाते थे। उनके सूट, उनके पाइप, उनकी बिल्ली के बारे में जुमले करते थे। तुम्हें कैसे मालूम था कि उनके पास बिल्ली है? हाँ, वो भी तो हॉस्टल में ही रहते थे, टीचर्स हॉस्टल में। और उनकी बिल्ली पूरे कॉलेज में ऐसे कष्ट करती थी जैसे वहाँ की सुपरिटेंडेंट हो। यार आज खेल खत्म करना है या नहीं? चाल तो चलो। हाँ नसीब, आज जरा ध्यान से, सारी सरें हमने उठानी है आज। सठिया भी हो क्या?
कल रंग की चाल थी और तुम्हारे पास था, फिर भी बदरंगी मार दी तुमने। आंखें हैं या बदन? अरे उससे पहले 8 सरे उठा चुके थे ये लोग और आप भी अपनी जहानत का सबूत दे चुके थे। अब अगर बदरंगी न मारता तो कौन सा जीत जाना था हमने? अच्छा लड़ो मत। मुझे ये बताइए हिप्पी साहब, आप लोग उर्दू में क्या क्या कहते थे? लंडे के जॉनी, फिरंगी जनाब, रूस मलाई। ये बर्फी है या चमचा? वाह वाह। अरे पूरी बात तो सुनिए मिर्जा साहब। एक दिन हम उर्दू का इम्तिहान लिख रहे थे, मुझे आज भी मजमून का उन्वान याद है, वो क्या इंसान कभी गैर जानिबदार हो सकता है या नहीं? वाह क्या उन्वान है? ये सवाल रोशन आरा से पूछना चाहिए कि क्या इंसान कभी गैर जानिबदार हो सकता है या नहीं? मिर्जा रंग क्या था? हुक्म। हाँ तो आप कह रहे थे आप उर्दू का मजमून लिख रहे थे। इन्विजिलेशन के लिए प्रोफेसर हीथक्लिफ को बुलाया गया। अब भाई लड़के तो शरीर थे ही, किसी एक ने बोल दिया, प्रोफेसर आई डोंट नो व्हाट टू राइट, कैन यू प्लीज गिव मी सम आइडियाज। सारे बच्चे क्लास में कहकर उसे हंस उठे, लेकिन प्रोफेसर साहब ने एक नजर बोर्ड पर डाली भाई जिस पर मजमून का उन्वान लिखा था, और बड़े सुकून से बोले, तो आप लोग क्या समझते हैं, इंसान कभी गैर जानिबदार हो सकता है या नहीं? वो उर्दू पढ़ सकते थे। जनाब, उस दिन इंकशाफ हुआ कि प्रोफेसर हेथक्लिफ ने यहाँ आते ही उर्दू सीखना शुरू कर दी और बाकायदा उर्दू अदब का मुताला भी करते थे। और ये बात आपकी तरह पूरे कॉलेज में फैल गई। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि प्रोफेसर साहब की क्लास में चू भी करते। अरे यार, क्या बेकार पत्ते बांटे हैं तुमने, लगता है तुम्हारे जीतने का आज कोई मूड नहीं था। अच्छा, अभी से अब कूदा ना हो। अरे मिर्जा साहब, सुबह होने से पहले बात शुरू कर देंगे। हाँ हम कुछ सोच रहे थे भाई, खेल शुरू होने से पहले शर्त की रकम तो तय नहीं किया आपने। वो तो अभी फैसला किए देते हैं। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, जितने थे कल हार गया, अब तनख्वाह मिलने तक फूटी कौड़ी नहीं होगी। देखो भाई, अगर खेल में जीतने वाले को इनाम और हारने वाले को जुर्माना ना हो तो खेल का मजा नहीं आएगा। हमने तो परसों भी कहा था कि जुए वाले चिप्स से खेल लेते हैं, बाद में हिसाब कर लेंगे पैसों का। चीफ साहब के वालिद साहब लाएंगे और जनरल साहब के होते मैं कोई ऐसी चीज रख सकता हूँ घर पे, मिनट भी लग गई उसे कि मैं जुआ खेलता हूँ तो घर से बाहर निकाल देगी मुझे। तो फिर कोई दूसरी तरकीब सोचनी चाहिए। ऐसा करते हैं कि हारने वाले के लिए कोई सजा सोचते हैं। हाँ ये अच्छा ख्याल है। तो फिर ठीक है, जो शख्स सबसे कम सरे उठाएगा उसे मुर्गा बनना होगा। अरे ये मेरे लिए कौन सी नई बात है? मर्द मुर्गा ही तो होता है। हाँ, ये तो मामूली सी सजा है। सजा ऐसी होनी चाहिए जिसमें जिल्लत हो। मेरे ख्याल से हारने वाले को घर के बाहर सड़क पर मुर्गा बन के बैठना चाहिए। यार खाली मुर्गा बनने से काम नहीं चलेगा, तो कुछ और सोचो। जो सबसे कम सरे उठाएगा उसे सबके सामने कथक का नाच कसम से तबीयत जादू की आपकी सजा सुनकर, लेकिन इसमें मैं एक इजाफा करता हूँ। हारने वाला अपनी कमीज उतार कर जनरल साहब का दुपट्टा पहनकर कथक का नाच पेश करेगा। ये सब पागल तो नहीं हो गए? अभी से डरते? लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। नहीं, इसमें तो मैं अब और इजाफा करने लगा हूँ। हारने वाले को मुंह पर कालक भी मलना होगी। वाह वाह वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। शुरू कर। ये ऐसे आप सबकी मर्जी, जैसी तुमसे गुजारिश है के साथ रख लेना, अब जीतना ही पड़ेगा। अमजद, ये पिस्तौल की तस्वीर किधर है? और हमारे शरबत भी ले आ, आज महफिल देर तक जमेगी। हाँ, कौन सी सर चल रही है? खेल पर ध्यान रखो, छठी सर है, अभी तक किसी ने नहीं उठाई, और ये हमने हुकुम की बेगम फेंक दी। अरे यार, दिमाग तो नहीं फिर क्या? दफो और जाके चाय बना। अरे एक दिलचस्प वाकया याद आया। एक मोहतरमा है हमारी जान, आपकी हमेशा जानने वालियां क्यों होती हैं? जानने वाले क्यों नहीं होते? लगता है आपके दोस्तों में बस हम तीन ही मर्द हैं। क्यों मियां,
जलते हो? वैसे ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए कि अब तक आपकी किसी जानने वाले का जिक्र हमने क्यों नहीं सुना? बात ही बुला दी जो हम करने वाले थे। अरे अरे लाला, ये क्या किया? नसीम के पास लाजमी इसका इक्का है। अरे इक्के से सर नहीं उठ सकती। चलो सर पे उठी, सीनियर तो हो जाएंगे ना। नसीम फेंक दो एक का। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मिर्जा साहब की खुशफहमी गलत निकली। हुक्म के चौके के सिवा हमारे पास कुछ नहीं। ये हुआ मैं सीनियर और ये हुक्म का बादशाह। लीजिए मिर्जा साहब, ये हुई 8 सरे हमारी। भाई, अब आगे खेलने का फायदा है भी कि नहीं? ये बाजी तो हम जीत चुके। क्या कहते हो लाला, कौन सी गाने पे नाच कराया जाए? एक मिनट, शर्त तो ये थी कि सबसे कम सरें उठाने वाला नाच पेश करेगा। हाँ। तो हम दोनों ने एक सर भी नहीं उठाई। हाँ भाई, खेल खत्म करो, हारने वाले का फैसला तभी होगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जीतने वाले के लिए कोई इनाम भी सोचना चाहिए था। खैर, ये लीजिए। तीन सरें मेरी हुई। फैसला कर ले बच्चू, कौन से गाने पे नाचेगा? ऐसे कैसे? ये फैसला तो हमारा होगा। क्यों लाला? बिल्कुल, लेकिन पहले तैयारी तो हो जाए। उठाओ। अरे मियाँ, जरा अपने कमरे से वो लाल रंग का रेशमी दुपट्टा तो लाइए, जिसे देखकर आपकी आंखें पर आई थी। यार, दुपट्टे को देखकर बाबा हम क्यों रोएंगे? हम मजाक कर रहे थे। अभी लाते हैं। हाँ हाँ, लाओ। अरे अमजद, चलो मुझे बेटा जरा सियाही की बोतल तो लिया कहीं से। क्या लेकर आऊं? काली सियाही की बोतल। शू जी, आपने खाला जान को खत लिखना है? लाता हूं हुजूर। आइए लाला जी, जरा अंदर से मौके की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए रिकॉर्ड ढूंढ कर लाते हैं। आइए। चलिए चलिए। अरे गाना कौन सा चुना आपने? अरे बस देखते जाइए। वैसे हम सोच रहे हैं ये कोई मुनासिब सजा नहीं। अरे बक बक बंद कीजिए और यहाँ तशरीफ लाइए। अब तन से ये पैरहन मिला याद रखना मियाँ, दुपट्टा ना गिर जाए कहीं। अरे दोजख में चलो तुम सारे, वो कीड़े पड़े तुम्हारी कब्रों में। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। देखिए मधुबाला साहिबा, ऐसी क्या कहा तुमने? आइए, शुरू कीजिए। देखो ऐसे काम ठीक नहीं। हरगिज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए मियाँ, सजा आपने खुद मंजूर की थी, अब भुगतनी तो पड़ेगी। शुरू कीजिए। मिर्जा साहब, घुंघरू मिल जाते कहीं से तो वापस। इस बात का फिक्र इस बात से बात निकला तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। लगाइए मिर्जा साहब, गाना लगाइए। जरा माथे पर। अरे वाह क्या बात कर दी है। चलो अब शुरू हो जाओ। भाई वाह, शुरू हो जाओ, दिन चल रहा है, शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, कमर हिलाओ, शलवार पहनिए। अरे वाह, थोड़ा सा हिलो। नाचिए जरा, नाचिए नाचिए। अरे हाथ घुमाइएगा। अरे ये कमर तो हिलाइए। वाह वाह, भाई क्या बात, थोड़ा भाई क्या बात है। अरे वाह वाह, आज सब क्या बात है। भाई क्या बात है। जोश आ गया। वाह वाह वाह, घूमिए घूमिए घूमिए।
मुस्कुराहट टीवी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।